Hey everyone, welcome back to our channel. New day, new video, new chapter. So today we'll start with collection of data, which is chapter 2 of statistics for class 11 students. So let's start with this. This is second chapter, collection of data. And before we start this, अगर आप हमारे channel पे first time आए हो, so please subscribe करके जाना. And if you like the video, then please share with your friends as well. So collection of data basically talks about कि data कैसे collect किया जाता है. In the first chapter, we had seen कि statistical inquiry के 5 stages होते हैं. First stage is collection of data. Second stage is organization of data. Third stage is presentation of data. Fourth stage is data analysis, and fifth stage is interpretation of data. So we're talking about the first stage, which is collection of data. So हम देखेंगे data collect कैसे होता है, data के forms क्या होते हैं, and how do we collect primary and secondary data. So in this chapter we'll talk about these topics. So data is basically a base on which statistical inquiry is made. डेटा के बिना हम कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे, राइट. सो डेटा इज़ बेसिकली द बेस. इट इज़ दैट इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ विच वी कैन एक्चुअली डू अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है? इट इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टिगेशन on a topic by any agency wherein relevant quantitative information is collected. So कोई भी एजेंसी या कोई भी इन्वेस्टिगेटर किसी भी टॉपिक पे अगर डेटा कलेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. और डेटा है तो इसलिए हम उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, यानी क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, नंबर्स के बारे में बात हो रही है. सो दैट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा. सो कलेक्शन ऑफ डेटा इज बेसिकली द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. ओके, सो कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है अगर, उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होगा कि आप डेटा कलेक्ट करो, राइट. सो डेटा कलेक्ट कौन करता है या इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? हु डज द इन्वेस्टिगेशन? 3 लोग होते हैं बेसिकली, इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर्स एंड रिस्पॉन्डेंट्स, राइट. इन्वेस्टिगेटर बेसिकली वो होता है जो कंडक्ट करता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. सो पर्सन हु कंडक्ट्स, हु इज़ द मेन director, who is the main conductor of this activity is investigator. So वो lead करता है investigation को, that is basically investigator. Enumerators वो होते हैं जो investigator को help करते हैं in getting this information. So अगर कोई survey हो रहा है तो investigator will direct all the enumerators कि आपको यहाँ यहाँ जाना है, यहाँ जाके ये data collect करना है और लाके मुझे देना है. So he will be the one who will just एनालाइज द डेटा, प्रेजेंट इट, ऑर्गेनाइज इट, इंटरप्रेट, वो सारा काम इन्वेस्टिगेटर करेगा. इन्वेस्टिगेटर सिर्फ उन्हें हेल्प करेगा इन गेटिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. थर्ड होते हैं आपके रिस्पॉन्डेंट्स. रिस्पॉन्डेंट्स वो हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो. सो पीपल फ्रॉम हुम द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर योर रिस्पॉन्डेंट्स, राइट. सो सपोज अगर आप ने क्वेश्चनेयर भेजा है और आपको डेटा मुझसे चाहिए क्वेश्चनेयर में, आपको मुझसे क्वेश्चनेयर फिल करवाना है, तो मैं हो गई आपकी रिस्पॉन्डेंट. और अगर आप डेटा इंक्वायरी आप कंडक्ट कर रहे हो तो आप हो गए इन्वेस्टिगेटर. अगर आपने अपने फ्रेंड को भेजा है अलग अलग जगह पे वो क्वेश्चनेयर फिल करवाने के लिए, आपका फ्रेंड हो गया इन्यूमरेटर. सो दैट इज़ बेसिकली हाउ वी अंडरस्टैंड दीज 3 कॉन्सेप्ट्स. So moving on to understand sources of collection of data. So we have 2 sources basically. First is primary and second is secondary, right. Primary data basically वो होता है जो first hand information होती है. So कोई भी चीज़ जो आपने खुद से collect करी है, that is the first source, first hand information, that's primary data. Data which is originally collected by an investigator agency for the first time for some specific purpose is primary data. So किसी का इंटरव्यू लेना for data collection, किसी से क्वेश्चनर फिल करवाना, किसी से टेलीफोनिकली बात करना, all these will fall under primary data collection sources. Data which is not directly collected but rather obtained from published or unpublished sources is secondary data. अब आपको बनाना है एक कॉमर्स का प्रोजेक्ट,
तो आप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, गूगल करते हो। गूगल क्या होता है, सेकेंडरी और पब्लिश्ड सोर्स। वहाँ पे आपको सारी जो चीज़ें मिलेंगी वो पब्लिश एंड पब्लिश सोर्सेज में आती हैं। तो दैट इज सेकेंडरी डेटा, राइट। सो इट रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम फॉर कलेक्शन, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो जो न्यू है, जो आपको हर एक इंसान से चाहिए। तो इट रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम फॉर कलेक्शन एंड दिस रिक्वायर्स लेस टाइम, राइट। ह्यूज कॉस्ट्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि आपने बहुत लोगों को बाहर भेजा है डेटा कलेक्ट करने के लिए। आप फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश करोगे तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। एंड दिस रिक्वायर्स लेस कॉस्ट एंड ये चीपर है, ओके। डेटा इज़ मोर रिलायबल एंड सूटेबल, क्योंकि आपने खुद से डेटा कलेक्ट किया है, आपने खुद से डेटा निकाला है, क्वेश्चनर के लिए खुद से निकाला है, तो डेटा जो है रिलायबल है और सूटेबल है, डेटा फेक नहीं है। वेरा सेकेंड डेटा कभी कभी रिलायबल नहीं होता है, लेस रिलायबल होता है, लेस सूटेबल होता है। नो ग्रेट नीड टू फॉलो केयर और प्रिकॉशन। तो जब आप कभी भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो प्राइमरी मेथड से, आपको कोई प्रिकॉशन फॉलो नहीं करनी है, कोई केयर नहीं लेनी है, बिकॉज आप खुद ही वो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आपने कहीं और से उसको नहीं लिया है। लेकिन अगर आपने कहीं और से डेटा लिया है तो बिफोर पब्लिशिंग इट और बिफोर यूजिंग इट समवेयर एल्स आपको चेक करना पड़ेगा कि वो सही डेटा है भी या नहीं भी, उसका सोर्स सही है या नहीं। सो सेकेंड डेटा शुड बी यूज्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। सो दिस रिक्वायर्स एलाबोरेट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। हमको बहुत सारे लोग चाहिए ये सब करने के लिए। वी नीड लॉट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स फॉर क्वेश्चनर्स। अगर हमें कुछ भी सर्वे करना है, हमें बहुत सारे लोग चाहिए रिस्पॉन्स देने के लिए, तो हमें बहुत बड़ा सेटअप चाहिए इसके लिए। बट फॉर सेकेंडरी वी डोंट रिक्वायर सच ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. So with this we explain the difference between primary and secondary data and how we define these sources. So moving on to methods of collecting primary data. So there are basically 6 methods of this collection. सबसे पहला आता है आपका direct personal investigation. Okay? So as the word suggests, direct means आप directly गए हो respondent के पास उससे पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए, पर्सनली बात करने के लिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. सो व्हेन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा बाय हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट एंड कंडक्ट्स ऑन द स्पॉट इंक्वायरी. ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करने गया है इन्वेस्टिगेटर उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्डेंट से, दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, राइट. अब इसके मेरिट्स क्या हैं? अब हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके भी डीमेरिट्स और मेरिट्स हैं. फर्स्ट मेरिट्स क्या हैं? ये डेटा जो है ओरिजिनल होगा. ऑब्वियसली आप खुद गए हो लेने के लिए तो ओरिजिनल तो होगा ही. सेकेंडली डेटा जो है रिलायबल भी होगा और एक्यूरेट भी होगा, बिकॉज ये डेटा फॉल्स या फेक नहीं होगा, खुद इन्वेस्टिगेटर ने नोट डाउन किया है फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट. थर्ड फ्लेक्सिबल होगा. फोर्थ यूनिफॉर्म होगा. इस डेटा में कोई भी ब्रेक या कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, राइट. इकोनॉमिकल है क्योंकि खुद इन्वेस्टिगेटर गया है, उसको कोई मनी स्पेंड नहीं हुआ है यहाँ पे, सो इकोनॉमिकल है. एंड लास्टली सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. इसमें से कुछ भी क्वेश्चन ही कैन आस्क एनी MCQ क्वेश्चन, ही कैन आस्क ट्रू फॉल्स, कुछ भी पूछ सकता है इन्वेस्टिगेटर जो भी चाहे. तो यहाँ पे ही कैन आस्क एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दी रिस्पॉन्डेंट. डीमेरिट्स क्या है कि वाइड एरिया के लिए सूटेबल नहीं है. अगर मुझे एक से पूछना है तो दैट इज़ पॉसिबल, बट अगर मुझे 1000 से पूछना है इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट रिक्वायर्स ह्यूज सेटअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरी डिफ़िकल्ट होगा. तो वाइड एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है. एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. एट टाइम्स मुझे किसी को पे करना पड़ सकता है फॉर आंसर्स. अगर मुझे किसी का इंटरव्यू लेना, मुझे पे करना पड़ेगा उनको, तो एक्सपेंसिव हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है. पर्सनल प्रेजुडिस आ जाता है. अगर सपोज़ मैं किसी का इंटरव्यू लेने गई हूँ और मुझे वो इंसान जो है बहुत पसंद है, अगर सपोज़ मैं किसी एक्टर का इंटरव्यू लेने गई, मेरा फेवरेट एक्टर है, तो ऑब्वियसली पर्सनल बायस आ जाएगा. मैं उसके बारे में कुछ भी बुरी बात नहीं लिखूँगी, एंड ओनली राइट गुड थिंग्स अबाउट हिम. सो यहाँ पर्सनल बायस आ जाएगा. एंड फोर्थ थिंग, ट्रेंड पर्सनल. हमको यहाँ पे ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन. कोई भी अनट्रेन जो इंसान होगा वो नहीं कर पाएगा इन्वेस्टिगेशन, राइट. सेकेंड मेथड इज़ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन.
सो यहाँ पे इनडायरेक्ट का मतलब ये हो गया कि इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली नहीं गया रिस्पोंडेंट के पास, इन्वेस्टिगेटर गया कोई थर्ड पार्टी के पास और वहाँ से उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया. दैट इज़ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. So when the investigator approaches third parties who are in possession of information about the subject of inquiry, that is indirect oral investigation. Oral means by words, verbal, right? So merits इसके क्या हैं? That we can cover a wide area. जो हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड में नहीं कर पा रहे थे, यहाँ हम वाइड एरिया easily कवर कर सकते हैं. So this covers wide area, wide coverage. इकोनॉमिकल है बिकॉज हमें कुछ पैसों में बहुत डेटा मिल जाता है जो यहाँ हमें नहीं मिल पाता. यहाँ हम कुछ पैसों में बहुत डेटा ले सकते हैं. फ्री फ्रॉम बायस. अब मेरा यहाँ पर्सनल बायस नहीं होगा, राइट? मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे कोई बायस भी नहीं होगा. एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे मिल जाएगा यहाँ पे बिकॉज किसी और ने, थर्ड पार्टी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन में मैं ईजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ. डीमेरिट्स क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है ये इनडायरेक्ट है, थर्ड पार्टी ने दी है, तो रिलायबिलिटी होगी या नहीं होगी मैं कह नहीं सकती, राइट? मे बी डेटा जो है रिलायबल ना हो और एक्यूरेट भी ना हो. यस, सो लैक ऑफ एक्यूरेसी इज सेकेंड डीमेरिट. एंड पार्शियलिटी ऑफ विटनेस. जो विटनेस है जिसने ये थर्ड पार्टी से डेटा कलेक्ट किया था, मे बी वो पार्शियल भी हो सकता है, राइट? एंड लास्टली लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्म नेचर नहीं है बिकॉज थर्ड पार्टी ने दिया है. सो यहाँ पे कुछ डिमेरिट्स जो हैं वो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड मेथड. थर्ड मेथड इज़ योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स. ओके, सो अगर मैं किसी एजेंट के पास या किसी कॉरेस्पॉन्डेंट के पास गई हूँ फॉर गेटिंग द डेटा, या मैंने किसी को अपॉइंट किया है और उसको ट्रेन किया है फॉर finding the data, that is basically your information from correspondence. So local agents or respondents are appointed and trained to collect the information from respondents. So that is information from correspondence. So merits क्या है? Obviously we can cover a wide area क्योंकि हम लोगों को हायर किया है तो ऑब्वियसली अब हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं. इकोनॉमिकल है टू द लेवल कि हाँ हमारे पैसे कुछ हद तक बच जाते हैं. सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस. कोई स्पेशल सर्वे करना है, कोई स्पेशल इंक्वायरी करनी है, कोई स्पेशल डेटा निकालना है, सो उसके लिए हम इजीली ये मेथड यूज़ कर सकते हैं. एंड कंटिन्यूअस है बिकॉज ऑब्वियसली द पर्टिकुलर एजेंट विल गो टू फर्स्ट पर्सन, देन सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, तो डेटा में कंटिन्यूटी अच्छी बैठ जाती है. डीमेरिट्स क्या है? यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी. मे बी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल ना हो बिकॉज क्या पता जो कॉरेस्पॉन्डेंट या एजेंट है वो वाइल नोटिंग ऑन द डेटा है कुछ डेटा नोट करने में मिस्टेक कर दे, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम आ सकती है. मे बी जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट है वो पार्शियल हो या बायस हो, तो यहाँ पे अगेन ये डीमेरिट है. एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ सकती है अगेन. एंड लास्टली ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज हमने किसी और को काम दिया है करने के लिए, अब वो अपनी पेस पे करेगा, मे बी वो बहुत फास्ट होगा या बहुत स्लो होगा. सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. फोर्थ वन इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यूज़. यानी कि आपने एक रिस्पोंडेंट को फ़ोन किया, इंटरव्यूई को फ़ोन किया और आपने उससे इंटरव्यू लिया, दैट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू. सो बेसिकली इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यूई वो होता है जो इंटरव्यू दे रहा है, राइट? जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है. सो डेटा इज़ कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू विद टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर, दैट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यूज़. सो यहाँ पे मेरिट्स अगेन वाइड कवरेज है. हम बहुत लोगों को फ़ोन करके डेटा निकाल सकते हैं. इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क. बहुत कंपनीज़ में ऐसा होता है जहाँ पे कॉल सेंटर्स में दे हैव टू फाइंड आउट द डेटा. वो लोगों से बात करते हैं, डेटा निकालते हैं. सो दिस इज़ वेरी कॉमन फिनोमिना. दिस इज़ मच चीपर बिकॉज फ़ोन कॉल आजकल बहुत कॉस्टली नहीं है. आजकल फ़ोन कॉल्स फ्री हैं. सो ऑब्वियसली दिस इज़ मच चीपर दैन अदर मेथड्स एंड दिस क्लैरिफाइज डाउट्स एज वेल. आप ईजिली बात कर सकते हो, ईजिली आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो. सो डाउट्स भी नहीं होते हैं. डीमेरिट्स क्या है? यूज़ लिमिटेड है. आपके पास अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है तो आप उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते.
एंड विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल। आप किसी के एक्सप्रेशंस, किसी के जो विजुअल एक्सप्रेशंस हैं, आप उसको देख के नहीं गेज कर सकते कि क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या डेटा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। मूविंग ऑन to the next method, so two more are left here, mailed questionnaire method। so अब क्या होता है बेसिकली, क्वेश्चनेयर जो इन्वेस्टिगेटर ने बनाया है फॉर एनी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो बेसिकली रिस्पोंडेंट्स को भेज देता है विद अ लेटर, कवरिंग लेटर, एंड उनको बोलता है कि आपको इस पर रिस्पॉन्ड करना है। सो ये प्रोसेस क्या है कि इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनेयर बनाएगा एंड ही बेसिकली विल हैव ऑल द क्वेश्चंस, जो उसको क्वेश्चंस पूछने हैं उसमें सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे, एंड देन ही विल सेंड दैट टू द रिस्पोंडेंट्स जो आंसर करेंगे, अलॉन्ग विद द कवरिंग लेटर। जो लेटर उस लिखेगा कि डियर सर, दिस इज़ माई फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को फिल कर दीजिए, इनके आंसर्स दे दीजिए और मुझे ये क्वेश्चनेयर इस टाइम तक रिटर्न कर दीजिए। दिस इज़ अ कवरिंग लेटर। सो अगेन मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। यहाँ पे मेरिट्स ये हैं, वाइड कवरेज है, वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, इकोनॉमिकल है, सिर्फ पेपर यूज़ कर रहे हैं हम तो इकोनॉमिकल है, हम उनको जाके दे रहे हैं। ईमेल कर सकते हैं तो अगेन पेपर का यूज़ भी ना हो तो ईमेल कर दोगे तो बहुत सिंपल है, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इकोनॉमिकल है। ओरिजिनल है, ऑब्वियसली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ओरिजिनल है। फ्री फ्रॉम बायस, कोई बायस नहीं है यहाँ पे, आप उन पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्डेंट उनको जानते नहीं हो, उनको देख नहीं रहे हो, आप सिर्फ उनको क्वेश्चनेयर भेज रहे हो, तो अगेन फ्री फ्रॉम बायस। एंड मेंटेन सीक्रेसी ऑल्सो, आप इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेल द पर्सन नॉट फिल हिज नेम एंड एड्रेस, दैट पर्सन कैन बी अनोनिमस, सो मेंटेन सीक्रेसी, राइट। डीमेरिट्स क्या है, स्कोप बहुत लिमिटेड है, आप कुछ ही क्वेश्चंस पूछ सकते हो, यू कैन नॉट आस्क द होल इन्फॉर्मेशन, या आप बहुत चीज़ें नहीं पूछ सकते, राइट। कभी कभी एक्यूरेसी कम भी हो सकती है, बिकॉज क्या पता वो इंसान जो है इन्फॉर्मेशन सही ना दे आपको, एंड इंटरेस्ट ना हो उनको आंसर करने में, मे बी वो रिप्लाई ही ना करे आपके क्वेश्चंस का, एंड ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस हैं वो मिस इंटरप्रेट कर जाएं, उनका आंसर सही से ना दे पाएँ, ही फील्स कि आपने पूछा कुछ है और जवाब कुछ दिया है। सो अगेन मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है यहाँ पे, एंड टाइम कंज्यूमिंग है, आप भेजोगे, वो फिल करेंगे, देन वापस वो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट। एंड लास्टली क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। सो इन्यूमरेटर्स बेसिकली वो थे जो हेल्प कर रहे थे इन्वेस्टिगेटर को इन हिज इन्वेस्टिगेशन। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि इन्यूमरेटर जो है पर्सनली वो सारे के सारे रिस्पोंडेंट्स को विजिट करेगा क्वेश्चनेयर के साथ, उनसे क्वेश्चंस पूछेगा, उनके रिप्लाईज़ को नोट डाउन करेगा, और फिर उसके बाद वो उसका जो सर्वे है वो पूरा हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, इन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स द इन्फॉर्मेंट्स और द रिस्पोंडेंट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चनेयर, आस्क्स क्वेश्चंस एंड नोट्स डाउन देयर रिप्लाईज इन द क्वेश्चनेयर इन हिज ओन लैंग्वेज। सो यहाँ पे ये मेथड यूज़ हो रहा है। इसके मेरिट्स क्या है, अगेन वाइड कवरेज है, एक्यूरेट है, रिलायबल है, रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है, बिकॉज अगेन यहाँ इंटरप्रिटेशन सही से होता है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इजीली एंड दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इजीली, एंड बायस नहीं होता, लिमिटेड बायस होता है, बिकॉज इन्यूमरेटर नहीं जानता उन लोगों को। एंड लास्टली जो रिस्पॉन्डेंट्स इलिटरेट हैं, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ओके। डीमेरिट्स क्या है, ऑब्वियसली कॉस्टली है, बिकॉज आपको इन्यूमरेटर को हर दिन भेजना है, सो हैव टू पे हिम मनी, राइट। टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज ऑब्वियसली इन्यूमरेटर हर घर में जाएगा, क्वेश्चंस पूछेगा, आंसर लेगा, तो इन अ डे ही कैन नॉट कवर मोर देन 10-15 पीपल। पार्शियलिटी हो सकती है कभी कभी अगर वो जाने उन लोगों को, एंड ऑब्वियसली अगर इन्यूमरेटर इनेबल है, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है इतना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो नहीं हो पाएगी, राइट। लास्टली हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर्स एंड स्केड्यूल्स। सो क्लास क्वेश्चनेयर और स्केड्यूल में क्या फ़र्क होता है। क्वेश्चनेयर बेसिकली वो होता है जहाँ पे हमने जो आंसर्स लिए हैं या जो रिकॉर्ड किए हैं वो रिस्पोंडेंट्स खुद से रिकॉर्ड या लिख रहे हैं। सो द आंसर्स आर रिटन और रिकॉर्डेड बाय द रिस्पोंडेंट्स देमसेल्फ। जो लोग क्वेश्चनेयर का आंसर कर रहे हैं वो खुद ही कर रहे हैं। सो आंसर्स आर रिटन और रिकॉर्डेड बाय द रिस्पोंडेंट्स देमसेल्व्स। स्केड्यूल में क्या होता है
कि जो आंसर्स हैं वो रिकॉर्ड या राइट किए जा रहे हैं बाय द इन्यूमरेटर्स जो हायर किए गए हैं इस पर्पस के लिए। सो जो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है वहाँ पे ये वाले क्वेश्चनर वर्क करते हैं, और जो क्वेश्चनर यूज़ किया गया है फॉर बेसिकली जो हमने अभी यहाँ पे बात की थी क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स, दैट इज़ बेसिकली अ स्केड्यूल। ठीक है, सो क्वेश्चनर फिल्ड बाय रिस्पोंडेंट्स इज मेल्ड क्वेश्चनर मेथड एंड क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स इज अ स्केड्यूल। तो जो लोग स्पेसिफिकली हायर किए गए हैं इस काम के लिए जब वो आंसर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको बोलेंगे स्केड्यूल। ठीक है, सो व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। एक अच्छे क्वेश्चनर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, लेट्स सी। फर्स्ट थिंग इज़ दैट उस क्वेश्चनर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चनर्स की जो क्वेश्चनर्स देख के जो रिस्पोंडेंट है वो इजीली आंसर कर पाए। ये नहीं कि 50 क्वेश्चंस दे देगा, जो रिस्पोंडेंट है उसका इंटरेस्ट ही बिल्डअप नहीं हुआ। सो ऑब्वियसली क्वेश्चंस शुड बी लिमिटेड, राइट। सेकंड, सिंपल होने चाहिए क्वेश्चंस, बहुत बड़े लंबे नहीं होने चाहिए। शुड बी वन लाइन क्वेश्चन सो दैट ईजिली जो रिस्पोंडेंट है वो आंसर कर पाए। ओके, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि आप अगर पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी एज क्या है, व्हाट डू यू प्रेफर, तो यू शुड आस्क द नेम एंड दीज डिटेल्स फर्स्ट। ये नहीं कि आपने पहले पूछा कि आपकी ब्रांड प्रेफरेंस क्या है और बीच में आप नाम पूछ रहे हो कि व्हाट इज़ योर नेम। सो ऑर्डर शुड बी प्रॉपर। ओके, नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, यू शुड नॉट आस्क क्वेश्चन अनडिज़ायरेबल कि सपोज उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछो आप, या कुछ भी ऐसा पूछो जो उनको ना पसंद आए, दैट शुड नॉट बी डन। लास्टली, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए इस केस में। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के पूछने के बाद वो भड़क जाए एंड आपके उसके बीच में फाइट हो जाए। सो ऑब्वियसली कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन शुड बी डन बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं उसके बाद जो कैलकुलेशन करनी है वो खुद इन्वेस्टिगेटर ही करे। ही शुड नॉट पास दिस वर्क टू द इन्यूमरेटर और एनी अदर पर्सन, शुड बी डन बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। क्लियर इंस्ट्रक्शंस शुड बी देयर इन द क्वेश्चनर कि आपको ऐसे ऐसे आंसर फिल करना है, आपको टिक मार्क करना है या आपको लिखना है। दैट शुड बी गिवन क्लियरली इन द बिगिनिंग। ओके, रिक्वेस्ट शुड बी मेड फॉर रिटर्न। आपको उनको बोलना है कि आपको रिटर्न करना है इस डेट और टाइम तक, आपको रिक्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोल दो कि दे देना। यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ गिव इट बैक टू मी बाय दिस डेट दिस टाइम। दैट रिक्वेस्ट शुड बी मेड। ओके, सच क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड विच हेल्प इन क्रॉस वेरिफिकेशन। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछो आप जो ईजिली आप वेरीफाई कर सको, जो ईजिली आप समझ सको, उनको समझा सको। ओके, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। सो ऑब्वियसली आपको एक ऐसा ट्रायल करना चाहिए पहले अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे आपका जो क्वेश्चनर है वो टेस्ट हो सके कि उसकी जो सारी क्वालिटीज़ हैं वो पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। Okay, so these 10 qualities should be there in every questionnaire and a good questionnaire. So in your project also I think you have to prepare this questionnaire. In class 11th ऐसा एक प्रोजेक्ट आता है जहाँ पे आपको क्वेश्चनर प्रिपेयर करके क्वेश्चन पूछने होते हैं फ्रॉम 15-20 रिस्पोंडेंट्स। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप ये ईजिली सारे जो क्वालिटीज़ है वो आपके क्वेश्चनर में होनी चाहिए। ओके, सो मूविंग ऑन टू अ लास्ट टॉपिक विच इज सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सो बस सेकेंडरी डेटा के दो सोर्स होते हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड बेसिकली जो ऑब्वियसली प्रिंटेड है, जो रिटन है। अनपब्लिश्ड जो बेसिकली किसी ने अवेलेबल नहीं कराए हैं बाहर पब्लिक में, दोज आर अनपब्लिश्ड सोर्सेज। सो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, रिपोर्ट्स, कमिटीज एंड कमीशंस, पब्लिकेशंस ऑफ एसोसिएशंस, रिसर्च एसोसिएशंस, जर्नल्स एंड पेपर्स, रिसर्च स्कॉलर्स के पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ये सब जो हैं वो पब्लिश्ड हैं, वो अवेलेबल है फॉर पब्लिक यूज़, राइट। अगर हम बात करें जो डेटा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट फॉर इट्स सेल्फ यूज़ और ऑफिस रिकॉर्ड, ये जो डेटा है पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं है, ये पब्लिश्ड नहीं है। सो 2 sources we have for secondary data. So last thing which we are doing for this is precaution which should be taken in the use secondary data. These precautions are very very important. Precaution क्या ले सकते हैं हम कि जो डेटा कलेक्ट करने वाला इंसान है, जो इन्वेस्टिगेटर, जो इन्यूमरेटर है, वो एबल,
experienced और impartial होना चाहिए. He should be experienced, he should be educated, he should be skilled and he should be impartial. कोई bias नहीं होना चाहिए उसके end पे, right? Second thing ये है कि जो objective और scope है behind data collection, that should be clear. जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी स्कोप है मेरा, जो भी रिक्वायरमेंट है बिहाइंड दिस डेटा कलेक्शन, दैट शुड बी क्लियर. एंड नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कलेक्शन शुड बी यूज्ड. जो भी मुझे मेथड यूज़ करना है दैट शुड मैच विद माई रिक्वायरमेंट. ओके. टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन शुड बी केप्ट इन माइंड. जो भी मुझे कंडीशंस या टाइम जो भी रिक्वायर्ड होगा for collection, that should be kept in mind. That should be understandable कि okay, इतने टाइम में I have to get this much data. Measurement की जो units हैं वो same होने चाहिए. They should not change, right? And lastly, data should be accurate. Accuracy हमें check करनी है. Okay. So important sources क्या है? First source है हमारे पास Census of India and second is reports of NSSO. सेंसस ऑफ इंडिया बेसिकली हर 10 साल में डेटा कलेक्ट करता है ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस लाइक पॉपुलेशन, लाइक लिटरेसी रेट, फीमेल टू मेल रेशियो. ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय सेंसस ऑफ इंडिया. ओके. दिस इज पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर. सो दिस इज फर्स्ट सोर्स एंड सेकेंड इज NSSO. दिस इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. सो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट, रिगार्डिंग पॉवर्टी, रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, ये कलेक्ट करता है NSSO, विच इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. सो विद दिस वी एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. Part 2 will do the next video, so please stay tuned. Please like, share and subscribe to our channel, and thank you for watching.